शुभ संध्या सभी को। पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो वॉइस थी वीडियो में वो काफ़ी लो थी। ठीक है, ऐसे आप लोगों के कमेंट आए हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि इस वाले वीडियो में आपको प्रॉपर्ली सुनाई देगा। और पिछले वीडियो को देखने के लिए मेरा ऐसा अनुरोध है कि आप ईयरफोन यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इतना अनुरोध आप स्वीकार करें। बाकी ऐसी जो प्रॉब्लम है अब नहीं होगी, इसी उम्मीद के साथ आज की जो क्लास है उसको प्रारंभ करते हैं। एक्चुअल में मशीनें हैं, कुछ भी हो सकता है। जब इंसान में कुछ भी हो सकता है तो मशीनों में क्यों नहीं। चलिए प्रारंभ करेंगे आज की क्लास। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का वर्गीकरण 3 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश को उच्चावच की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला था मध्य उच्च प्रदेश, ए वाला क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में, यहाँ पर सतपुड़ा प्रदेश, और ए था पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इसके अलावा मध्य उच्च प्रदेश को ही सब डिवाइडेड किया गया था 5 उप प्रदेशों में। इस तरह से मध्य प्रदेश में जो भौतिक प्रदेश थे वो कितने थे? 7 थे। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश को जो 5 उप प्रदेशों में बांटा गया था उसमें पहला था मध्य भारत का पठार, जिसके बारे में चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। मैंने बताया था जो ए वाला पार्ट है वो क्या है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार अर्थात ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर और नीमच, इस वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था। यहाँ पर सरसों का उत्पादन अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सरसों उत्पादन की हांडी। यहाँ पर प्रमुख रूप से चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है। इस कारण से जो चंबल नदी है वो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी जलवायु के बारे में, किस तरह से वहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट थे उनकी गहन चर्चा की थी पिछली क्लास में। ठीक है, जो दूसरा उप प्रदेश है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत वो है मालवा का पठार। तो आज की क्लास में हम मालवा के पठार की विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मालवा का पठार मैंने पिछली क्लास में जो भूगर्भिक संरचना के बारे में थी उसमें बताया था कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। लावा, मैग्मा, ज्वालामुखी, उद्गार, ये 3 शब्द बताए थे। ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी निकला तो उससे जो मैग्मा, लावा और बहुत सारे तरल पदार्थ निकले वो पृथ्वी सतह पर आकर ठंडे हो गए। तो उनके शीतलन और ठोसीकरण अर्थात सॉलिडिफिकेशन के कारण, दृढ़ीकरण के कारण जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें कहा गया था दक्कन ट्रैप की चट्टानें। और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से ही मालवा का पठार निर्मित है। तो जिस तरह से दक्कन की चट्टानें या दक्कन क्रम की चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, तो उससे निर्मित हुआ मालवा का पठार। इसलिए मालवा के पठार का सर्वाधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। एक बात है, एक क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में भौगोलिक वर्गीकरण में सबसे ज्यादा जो विस्तृत है, सर्वाधिक विस्तार है, कौन सी भौतिक संरचना का है? तो वो है मालवा के पठार का। आप अनुमान लगाइए कि कुल क्षेत्रफल अर्थात 3,08,252 किलोमीटर वर्ग का लगभग 28% जब निकालेंगे तो वो आएगा 88,222 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 28 तो 2 को 3 बार लिख दीजिए और 8 को 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, तो इसलिए 88,222 यह इसका विस्तार है मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर। अब आते हैं दूसरे तथ्य पर। दूसरा तथ्य कहता है कि जो इसका विस्तार है इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं या किन सीमागत क्षेत्रों में यह स्थित है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर है बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में इसकी जो सीमा बनती है बुंदेलखंड के पठार और रीवा पन्ना के पठार। दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, पश्चिम में गुजरात राज्य की तटरेखा और उत्तर पश्चिम अर्थात ए वाला जो क्षेत्र है तो यहाँ पर राजस्थान राज्य स्थित है। और इसके उत्तर में कौन सा है? हम कहेंगे मध्य भारत का पठार। तो इस तरह से चारों ओर से घिरा हुआ है मालवा का पठार। अब इसमें जो जिले आएंगे, स्पेशली मालवा संघ के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो इस क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तो मालवा के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं?
इंदौर, भोपाल और उज्जैन संभाग के लगभग 18 जिले वो मालवा के पठार का निर्माण करते हैं। तो पूरा इंदौर संभाग, पूरा उज्जैन संभाग, कुछ जिले छोड़कर, और भोपाल संभाग तक, भोपाल का विदिशा जो जिला है उसको छोड़ दिया जाए तो राजगढ़, सीहोर, रायसेन, भोपाल ये किस में सम्मिलित है? मालवा के पठार में। तो जो मालवा का पठार है, आप मैप पे देखिए, यहाँ पर मध्य भारत का पठार, उसके नीचे यहाँ पर है राजस्थान की सीमा, राजस्थान के अनेक जिले हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा वगैरह जो बताए थे। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ब्लू डॉटेड, वो है मालवा के पठार का विस्तार। यहाँ पर अलीराजपुर, झाबुआ जो गुजरात की सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश के जिले, वो किस में आते हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, धार, राजगढ़, आगर मालवा, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, भोपाल, ये सारे जिले किसके अंतर्गत आते हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत। तो इनका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो है इंदौर, भोपाल और उज्जैन संभाग के अधिकांश जिले, लगभग 18 जिले सम्मिलित रूप से मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी विशेषताओं की, कि जो ये वाला क्षेत्र है मालवा का पठार, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो इसको विशेष स्थान प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग क्षेत्रफल पर 28% किसका विस्तार है? वो है मालवा के पठार का, ये तो बता ही दिया है। दूसरी बात, इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। जैसे मैंने बताया था मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी थी? वो भी 500 मीटर थी। तो इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। यहाँ पर अनेक पहाड़ियाँ पाई जाती है, ये विशेष बात है और इनसे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मालवा के पठार में प्रमुख रूप से 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं और वहीं से अनेक नदियों का उद्गम भी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ही नदियां बहकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। तो जो मालवा का पठार है, यहाँ पर प्रमुख रूप से 4 चोटियां पाई जाती हैं, पहाड़ियां पाई जाती हैं और उन पर छोटी छोटी चोटियां भी हैं। पहाड़ियों का जो शिखर वाला क्षेत्र होता है, उठा हुआ क्षेत्र होता है, उसे चोटी कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मालवा का पठार में प्रमुख रूप से 4 पहाड़ियां या 4 चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली है सिगार चोटी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार चोटी। इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। अर्थात इंदौर में जो महू है, महू क्षेत्र, महू आपने सुना होगा, स्टेशन भी है MHOW, महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, जिसका नाम चेंज कर दिया है अम्बेडकर नगर। ठीक है, तो महू या महो, यहाँ पर इंदौर में मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है सिगार चोटी और उसकी ऊंचाई है 881 मीटर, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूसरी है जानापाव पहाड़ी, जो चंबल नदी है वो जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। तो जानापाव पहाड़ी पर जो जानापाव चोटी है उसकी ऊंचाई है 854 मीटर। ठीक है, आपको ऊंचाई भी याद रखनी है और इनके नाम भी याद रखने हैं। सबसे पहले सिगार चोटी जो मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा है जानापाव, ठीक है, 854 मीटर। उसके बाद है 810 मीटर ऊंची धाजारी, धाजारी चोटी। और लास्ट में है गोमनपुर। तो 4 हो गई, सिगार चोटी, जानापाव, धाजारी और गोमनपुर। तो 881 मीटर सिगार चोटी, जानापाव 854 मीटर, 810 मीटर है धाजारी और गोमनपुर है 510, काफ़ी कम है। तो ये जो वैल्यू है इनकी एलिवेशन की, ऊंचाई की, वो काफ़ी सरल तरीके से याद रखिएगा। 881, 854, 810 और 510, 810 और 510, इसी क्रम में याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मालवा के पठार में प्रमुख रूप से 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं, चोटियां पाई जाती हैं, सिगार चोटी, जानापाव पहाड़ी जहां से चंबल नदी भी निकलती है, ठीक है, और धाजारी, गोमनपुर। ये हो गई पहाड़ियों की बात। अब बात करेंगे इनके उपनाम की। जिस तरीके से मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाध्य प्रदेश भी कहा जाता था, सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता था, तो मालवा के पठार को 2 उपनाम दिए गए हैं। सबसे पहला है गेहूं की टोकरी। गेहूं की एक किस्म है, आपने सुनी होगी सरबती, सरबती गेहूं, और उसका आटा भी काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर और काफ़ी सुनहरा होता है। मतलब जिसकी रोटी जो बनाएंगे वो मैदे की तरह रोटी बनती है, साफ, बिल्कुल साफ सफ़ेद, तो उसे बोला जाता है सरबती।
तो जो गेहूं की किस्म है सरबती, उसका सर्वाधिक उत्पादन स्पेशली मालवा के पठार में ही होता है, या हम कहें कि गेहूं का उत्पादन और कपास का उत्पादन मालवा के पठारी क्षेत्र में ही होता है। तो इस कारण से इसे गेहूं की टोकरी कहा जाता है। किसको? मालवा के पठार को। जैसे उसे सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है, इसे गेहूं की टोकरी कहा जाता है। पहली बात, इसके जो जिले हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है उसमें प्रमुख रूप से उज्जैन, सीहोर प्रमुख जिले हैं, ठीक है। बाकी बाद में जो होशंगाबाद है, नर्मदा सोनघाटी और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में, वहाँ पर भी काफ़ी उत्पादन होता है। लेकिन मालवा के पठार में स्पेशली उज्जैन और सीहोर 2 ही क्षेत्रों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे उपनाम की, वो है नदियों का मायका। नाम से ही पता चल रहा है, मायका नदियों का, तो नदियाँ यहाँ से सर्वाधिक, इनका जो घर है अपना ममयावरो है, वो कौन है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का भी कौन सा क्षेत्र? मालवा के पठार का क्षेत्र। इनका जो मायका है, स्पेशली जब आप बात करें कि मध्य प्रदेश के अनेक जो उपनाम हैं वो कौन कौन से, तो उसमें कहीं टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सोयाबीन स्टेट भी कहते हैं, और उसे नदियों का मायका भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को संपूर्ण रूप से कह सकते हैं नदियों का मायका, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जो प्रमुख रूप से नदियों का मायका है वो है मालवा का पठार, ठीक है। क्योंकि सर्वाधिक नदियों का उद्गम मान लो या अपवाह क्षेत्र मान लो, तो वो मालवा के पठार से ही है। क्योंकि मध्य प्रदेश का अधिकांश जो क्षेत्र है वो किससे ढका हुआ है? मालवा के पठार से। तो इस कारण से जितनी भी नदियां होंगी वो ज़्यादातर यहीं से क्रॉस होंगी, ठीक है। तो इसे नदियों का मायका कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। चंबल मैंने बताया था जानापाव पहाड़ी से, मऊ की जानापाव पहाड़ी से। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से। जो काली सिंध है वो देवास के बगली गांव से, ठीक है। नर्मदा नदी धार, सीहोर और अलीराजपुर इन वाले क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र से। माही नदी धार से उद्गम होता है। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से उद्गम होता है इसका। और क्षिप्रा नदी जो काकरीवर्डी जगह है इंदौर में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। क्षिप्रा नदी तो काफ़ी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इसी के किनारे कौन बसा हुआ है? महाकालेश्वर। उज्जैन जो जिला है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो बहुत सारी नदियां, ये तो हो गई प्रमुख नदियां। इसके अलावा पार्वती, जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो भी इसी क्षेत्र से निकलती हैं, मालवा के पठार से। इस कारण से इसे नदियों का मायका कहा जाता है। हो गई बातें क्लियर हो गई, ठीक है। धीमे धीमे चीज़ें समझ आएंगी आपको। यदि ये लग रहा है कि ये बहुत अधिक है कि एक टॉपिक को इतना डिटेल में बताना, तो डिटेल में नहीं है। जब आप उसको, मैं तो बोल रहा हूँ 1.25 की स्पीड से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका समय बहुत कीमती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपके लिए इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है। और ऐसे ही अनुमान नहीं है, कोई ना कोई बात होगी। मैं स्वयं के बारे में अधिकांशतः चर्चा नहीं करता हूँ, इसलिए बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो ज्ञान है वो आपको मिल जाए, उसके बारे में सारी जानकारी हो जाए, वही होता है। मेरे बारे में क्या जानकारी, कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। ना किसी पेपर में पूछी जानी है, और क्या बोलूँ, चलो यहाँ आता है, ठीक है। जलवायु। अब जो अगला बिंदु है वो है जलवायु और मृदा। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें होती हैं, वो काली मृदा से भरपूर होती हैं। अर्थात उनके अपर्दन और अपक्षय से, दक्कन क्रम की चट्टानों के अपर्दन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण। काली मृदा स्पेशली कपास और गेहूं के उत्पादन में काफ़ी उपयोगी है। इस कारण से ही यहाँ पर कपास और गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। मूंगफली का भी उत्पादन होता है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से काली मृदा पाई जाती है। मैंने बताया था जिस तरह की चट्टान है उस तरह की मृदा, और जिस तरह की मृदा उस तरह की फसलें, कॉमन कॉन्सेप्ट है। जलवायु की बात करें तो यहाँ तापमान गर्मियों के समय 40-42 डिग्री और ठंड के समय 10-12 डिग्री सेल्सियस। कोई एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शरद ऋतु और ग्रीष्मकालीन ऋतु कोई एक दिन की तो होती नहीं है, 4-4 महीने की ड्यूरेशन की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तापमान मई माह में अर्थात अधिकतम 40-42 डिग्री और न्यूनतम 10-12 डिग्री सेल्सियस होता है औसतन। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो समशीतोष्ण जलवायु, अर्थात ना अधिक ठंड ना अधिक गर्मी, उसे बोला जाएगा समशीतोष्ण। शीत और उष्ण, शीत अर्थात ठंडी और उष्ण अर्थात गर्म, और सम न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। और यहाँ पर जो वर्षा होगी वो पश्चिमी क्षेत्र में, इस बात को समझिए थोड़ा सा,
यदि ये मालवा का क्षेत्र है तो इसका पश्चिमी क्षेत्र होता है ए वाला, जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। और ए वाला क्षेत्र होता है वो पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये पूर्व दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो जो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दो शाखाएं होती हैं मानसूनी पवनों की, तो जिनके कारण की बारिश होती है। तो जो इधर से आएगी वो कहलाएगी कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, और यहाँ से आएगी वो कहलाएगी अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की शाखा भी दो भागों में विभाजित हो जाती है। जब स्थल में प्रवेश करती है, स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर मुंबई की शाखा और यहाँ पर गुजरात की शाखा में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो अरब सागर की शाखा की मुंबई शाखा से जो बारिश होती है वो होती है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। अरब सागर की मुंबई शाखा से जो बारिश होती है वो मालवा के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होती है, और जो मालवा का पूर्वी क्षेत्र है उसमें बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, और तीसरा है चक्रवातीय जो बारिश होती है, चक्रवातीय बारिश होती है, उसके कारण यहाँ पर बारिश होती है। तो यहाँ वाले क्षेत्र में जो मालवा का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर दोनों शाखाओं से और चक्रवातीय मानसूनी बारिश भी होती है। इस कारण से यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में अधिक बारिश होती है, किसकी अपेक्षा, पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा। तो वैसे भी हम देखते हैं जब भूगोल पढ़ते हैं भारत का, तो उसमें देखते हैं कि जो पश्चिमोत्तर भारत है, राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश कम होती है। उसका रीजन भी यही है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस वाले क्षेत्र पर भी पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है किसका, मालवा का, वहाँ पर औसतन बारिश होती है 75 सेंटीमीटर, जबकि पूर्वी क्षेत्र में लगभग वार्षिक बारिश होती है औसतन 125 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बात को आप समझिए कि यहाँ पर दोनों शाखाओं एवं चक्रवातीय मानसून पवनों से भी बारिश होती है। इस कारण से पूर्वी क्षेत्र में, मालवा के पूर्वी क्षेत्र में अधिक बारिश होती है, ठीक है। तो ये होगा मालवा के पठार के बारे में रोचक बातें। इसके बाद जो अगला है वो पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में।